नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रियंका वर्मा एंड आई एम अ हेमेटोलॉजिस्ट एट रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर। और कल 4 फेब को क्योंकि वर्ल्ड कैंसर डे है, तो आज हम लोग कैंसर के बारे में कुछ जनरल डिस्कशन करेंगे, प्लस ब्लड कैंसर के बारे में बातें करेंगे। इसके अलावा आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट मिथ्स डिस्कस करेंगे जो कैंसर से रिलेटेड, ब्लड कैंसर से रिलेटेड सबके दिमाग में होते हैं, और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस अक्सर मुझसे पेशेंट्स पूछते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। कैंसर इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जिसे डेवलपिंग कंट्रीज बोलते हैं, कैंसर का इंसिडेंस, कैंसर से होने वाले मोर्टेलिटी का नंबर एक प्रोपोर्शनल वे में इंक्रीज कर रहा है। आज जो एस्टिमेट्स बताते हैं वो ये हैं कि इंडिया जैसी कंट्री में लगभग 2 मिलियन से ज़्यादा लोग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कैंसर से पीड़ित होते हैं। और नॉट जस्ट दैट, फॉर एनी मेल और फीमेल 75 ईयर्स की एज क्रॉस करते करते लगभग कैंसर होने का चांस 10% तक है, यानी कि 10 में से एक इंसान को 75 साल की उम्र तक कैंसर होने का एक चांस है। अगर हम ब्लड कैंसर के बारे में बात करें तो ओवरऑल सारे कैंसर्स में 10% जो हिस्सा होता है वो ब्लड से उत्पन्न होने वाले कैंसर्स का होता है। सो ब्लड से उत्पन्न होने वाले कैंसर्स नॉर्मली क्या होते हैं? मेजरली 3 टाइप्स के होते हैं। ल्यूकीमिया, यानी कि हमारे ब्लड में जो WBC सेल्स होते हैं उनसे उत्पन्न होने वाले जो कैंसर होते हैं उनको हम ल्यूकीमिया बोलते हैं। लिम्फोमा, यानी कि जो हमारे लिम्फ नोड की गांठें होती हैं उनमें जो कैंसरस ग्रोथ होती है, जिससे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उसे हम लिम्फोमा बोलते हैं। और माइलोमा, यानी कि हमारे बोन मैरो में जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं जिनसे बेसिकली एंटीबॉडीज रिलीज होती हैं, उनके कैंसरस ग्रोथ को हम माइलोमा बोलते हैं। नाउ ल्यूकीमियाज, ये सारे कैंसर्स फर्दर डिवाइडेड होते हैं। जैसे ल्यूकीमिया है वो अक्यूट ल्यूकीमिया हो सकता है जो बहुत फास्ट ग्रो करेगा, क्रॉनिक हो सकते हैं, क्रॉनिक ल्यूकीमिया बोलते हैं जिन्हें हम जो स्लोली ग्रो करते हैं। सिमिलरली लिम्फोमास को हम हॉजकिंस, नॉन हॉजकिंस कई नाम से जानते हैं। नाउ अगर किसी को ब्लड कैंसर है तो क्या कॉमन सिम्टम्स होते हैं? कुछ हम सबको पता है, जैसे कि CDC की रिपोर्ट्स में अबनॉर्मेलिटी दिखाई देना, बार बार अनीमिया है, ठीक नहीं हो रहा है, प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, या फिर बार बार या शरीर में गांठें हो रही हैं, फीवर रह रहा है, वेट लॉस। इसके अलावा कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट को बोन्स में पेन रहता है, या फिर ब्लीडिंग स्पॉट्स होते हैं पूरे शरीर में। तो ये बेसिकली कॉमन सिम्टम्स हैं ब्लड कैंसर के। नाउ अगर किसी को ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम उसे कैसे, क्या जांचें आपके डॉक्टर करते हैं बेसिकली? कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं। मोस्ट कॉमनली CBC रूटीन बायोकेमिस्ट्री होती है, जिससे हमें एक आइडिया लगता है कि हाँ, हो सकता है कि इस पेशेंट को ब्लड कैंसर हो। पर उसके बाद कुछ स्पेशलाइज टेस्ट करे जाते हैं, जैसे lymph node बायोप्सी, बोन मैरो एस्पिरेशन बायोप्सी, कुछ स्पेशलाइज जांचें करते हैं जैसे फ्लो साइटोमेट्री, स्टेजिंग करने के लिए पेट स्कैन, CT स्कैन, ये सारे टेस्ट किए जाते हैं। अगर किसी को ब्लड कैंसर डायग्नोज होता है तो उसे ट्रीट कैसे करते हैं? मोस्ट कॉमनली हम ट्रीट करते हैं थ्रू कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी यानी कि नसों से दी जाने वाली दवाइयाँ जिनसे कि कैंसर सेल्स को मारा जाता है। ब्लड कैंसर ट्रीट करने के लिए ये हमारे पास सबसे इफेक्टिव हथियार है एक तरीके से। तो कीमोथेरेपी हमारे यहाँ सो फार ब्लड कैंसर के लिए मेनस्टे ऑफ ट्रीटमेंट है। कभी कभी कुछ सेलेक्टेड पेशेंट्स में हम इन अ सर्टेन रोल रेडिएशन यूज करते हैं फॉर ब्लड कैंसर्स, और कुछ बहुत ही रिजिड या फिर रिफ्रैक्टरी या फिर हाई ग्रेड कैंसर्स में स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी यूज किया जाता है। सो अगर हम नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट जो हमारे टॉपिक का था आज, दैट इज कि क्या कॉमन मिथ्स हैं। पेशेंट हमारे पास आते हैं, कई बार कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने देखा है, नोटिस किया है कि लोग बार बार ये पूछते हैं। सो आई थॉट कि आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि कई बार मैंने देखा है कि लोग ये मानते हैं कि ब्लड कैंसर मतलब ब्लड कैंसर, तो क्या ये कोई डायग्नोसिस है? ब्लड कैंसर एक लेमन टर्म हो सकते हो आप। ब्लड कैंसर अपने आप में कोई डायग्नोसिस नहीं है। डायग्नोसिस बहुत ही
कौन सा ब्लड कैंसर है, क्योंकि आपका आउटकम, क्या प्रॉब्लम्स रहेंगी ट्रीटमेंट में, आसान है, डिफिकल्ट है, ये सब एग्जैक्ट डायग्नोसिस पे डिपेंड करेगा। तो ब्लड कैंसर, सारे ब्लड कैंसर सेम नहीं होते हैं, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर डिजीज। सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि अब हमें पता चल जाए कि हमें ब्लड कैंसर है, तो हमारा ट्रीटमेंट बस तुरंत शुरू हो जाना चाहिए, क्या ये सही है? सो कुछ केसेस में कुछ अग्रेसिव ब्लड कैंसर होते हैं जिनमें ट्रीटमेंट इमीडिएटली करना जरूरी होता है, बट देयर आर सर्टेन कैंसर्स जो कि लो ग्रेड होते हैं और आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको ट्रीटमेंट करने की इतनी अर्जेंसी नहीं है, या फिर हो सकता है कि हमें अभी ट्रीट ही ना करना पड़े। सो ये टाइप पर डिपेंड करता है। सो कुछ कैंसर हैं जैसे CML है, ये एक तरह का कैंसर है जो कि सिर्फ एक टैबलेट से ठीक हो जाता है और हमें कई बार इसको ट्रीट करने में इतनी जल्दी नहीं दिखानी पड़ती जितनी कि हम अक्यूट ल्यूकीमिया ट्रीट करने में करते हैं, जहाँ पे हम एक दिन भी वेस्ट नहीं करते। कुछ कैंसर्स ऐसे भी होते हैं, लो ग्रेड ब्लड कैंसर जैसे CLL या कुछ लो ग्रेड लिम्फोमास होते हैं जिनमें हम कभी-कभी कई साल तक ट्रीटमेंट नहीं करते हैं डायग्नोसिस होने के, क्योंकि ज़रूरत नहीं होती है, वो बहुत ही लो ग्रेड कैंसर होते हैं। सो ये ज़रूरी नहीं है कि ट्रीटमेंट इमीडिएटली शुरू किया जाए, पर हाँ, ये पता होना चाहिए कि पहले कैंसर किस टाइप का है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा लोग पूछते हैं कि क्या हमारे घर में फादर को या किसी को था तो क्या ये हेरिडिटरी है, हमें हो सकता है, बच्चों को हो सकता है। सो आमतौर पे ब्लड कैंसर्स के जो केसेस हेरिडिटरी कंपोनेंट वाले होते हैं उनका नंबर बहुत ही कम है, दे आर वेरी रेयर केसेस। मेजॉरिटी केसेस जो हम देखते हैं उनमें कोई जेनेटिक कंपोनेंट नहीं मिलता है हमें। सो एक्सेप्ट फॉर दोज केसेस मोस्ट ऑफ द टाइम ये पेशेंट्स हेरिडिटरी फ्लो में नहीं जाते हैं, यानी कि अगर फादर को है तो बच्चों को होगा, ऐसा चांस बहुत कम होता है। इसके अलावा हमेशा पेशेंट ये बात पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अब हमारे यहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है पेशेंट का, तो क्या बाकी लोगों को बचने की ज़रूरत है, बच्चे खेल सकते हैं पेशेंट के साथ? तो ब्लड कैंसर्स और कैंसर इन एनी फॉर्म इज नॉट कंटेजियस। तो अगर आप कैंसर पेशेंट्स, आपके घर में कैंसर पेशेंट है तो उससे आपको ये बीमारी कभी नहीं हो सकती है। एक और पॉइंट जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था रिगार्डिंग बायोप्सी, कि क्या लिम्फ नोड की बायोप्सी करते हैं डॉक्टर साहब, हम अक्सर मरीज बोलता है कि सर हम बायोप्सी आप करेंगे बीमारी बढ़ जाएगी। सो ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑन्कोलॉजिकल प्रोसेसेस जो भी आपके डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स रिकमेंडेड होते हैं वो हमेशा इस तरह से रिकमेंड किए जाते हैं कि वो डिजीज को स्टेज नहीं करें। इसके अलावा हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था कि बायोप्सी ज़रूरी होती है डायग्नोसिस बनाने के लिए, तो हम उसको स्टेप को बाईपास नहीं कर सकते, तो इसलिए बायोप्सी करने से बीमारी बढ़ जाएगी, इसलिए हम बायोप्सी नहीं कराना चाहते, ये नहीं करना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि हमेशा पेशेंट्स के दिमाग में रहते हैं। एक ये कि अक्सर मरीज बोलते हैं कि डॉक्टर साहब कीमोथेरेपी बहुत हार्ड दवा है और कोई और ऑप्शन नहीं है क्या? सो ऑन्कोलॉजिकल डिजीज का ट्रीटमेंट जो है जनरली इट्स प्रोटोकॉल बेस्ड, और अगर किसी प्रोटोकॉल में किसी बीमारी के लिए कीमोथेरेपी रिकमेंडेड है तो हम उसे बाईपास नहीं कर सकते, और अगर हम करते हैं तो उससे पेशेंट आउटकम पे इफेक्ट आएगा। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो ट्रीटमेंट रिकमेंडेड है वो बेस्ट ट्रीटमेंट्स होते हैं, तो उसे बाईपास करना जस्ट बिकॉज कि हमारे मन में अप्रीहेंशन है वो ठीक नहीं होता पेशेंट के लिए। इट इज़ बेटर कि आप अपनी दवाइयों को थोड़ा बेटर पहचानें, उसके बारे में समझ लें कि हाँ क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जिससे कि आप ज़्यादा बेटर वे में अपना ट्रीटमेंट फेस करेंगे और अननेसेसरी डर से बचें कि नहीं ट्रीटमेंट हम तो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे या ऐसा नहीं होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे हमेशा पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। सो टू एन एक्सटेंट हाँ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बट आजकल अब मेडिकल साइंस पहले वाली नहीं है, चीज़ें एडवांस हो गई हैं, हमारे पास बेटर दवाइयाँ हैं। आजकल जो मोस्ट ऑफ द टाइम रिसेंट कीमोथेरेपी मेडिकेशंस हैं उनमें जो ट्रेडिशनल साइड इफ़ेक्ट्स थे, जैसे कि बार बार वॉमिटिंग होना या डायरिया या इस टाइप के जो साइड इफ़ेक्ट्स थे वो कम होते हैं। इसके अलावा हमारे सपोर्टिव केयर मेडिसिन बहुत इम्प्रूव कर गए हैं, यानी कि वॉमिटिंग प्रिवेंट करने के मेडिसिन या और साइड इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल करने की जो मेडिसिन हैं वो बहुत इम्प्रूव कर गए हैं। सो जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे पास उनको कवर करने के लिए वी हैव ड्रग्स
and most of the time patients are able to tolerate chemotherapy medicines. So एक जो लोगों के दिमाग में ये मिथ रहता है कि नहीं हम कीमोथेरेपी टॉलरेट ही नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर केस में छोटे-छोटे बच्चे, एल्डरली पॉपुलेशन सभी कीमोथेरेपी मेडिसिन टॉलरेट कर लेते हैं, स्पेसिफिकली क्योंकि आपका मेडिसिन इस तरीके से डिज़ाइन भी होता है कि वो आपके एज को फैक्टर इन करे। और दूसरी बात ये है कि हम रेगुलरली आपको मॉनिटर कर रहे होते हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। हमेशा पेशेंट पूछते हैं कि सर ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, हमारे हेयर्स चले जाएंगे। सो ट्रेडिशनल सारे कीमोथेरेपी मेडिसिन में हेयर फॉल होता था, अभी भी वो मेडिसिन यूज होते हैं एंड देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स जहाँ पे हेयर फॉल होता है, बट देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स जहाँ पे हेयर फॉल नहीं होगा, वो आपकी डिजीज पे डिपेंड करेगा। बट इवन इफ देयर इज सम अमाउंट ऑफ हेयर फॉल, उससे आपको कभी परेशान नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये ट्रांजिएंट होता है। कीमोथेरेपी रिलेटेड हेयर फॉल कभी भी परमानेंट नहीं होता है। जब आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा तो यू विल हैव अगेन योर हेयर्स बैक। So with this I think मैं आपके कुछ important misconceptions दूर कर पाई हूँ, and I'll take this opportunity on this day that आपके नज़दीक में, आपके फ्रेंड सर्कल में, रिलेशंस में अगर किसी को कैंसर डायग्नोज होता है तो उन्हें इंकरेज करें ट्रीटमेंट लेने के लिए। बस for now cancer is curable in most of the cases and especially blood cancers। आजकल we always try and tell people कि जैसे पहले हम सोचते थे कि ब्लड कैंसर का मतलब है कि अब तो पेशेंट चलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। ब्लड कैंसर डायग्नोसिस इज नॉट अ डेथ सेंटेंस। There are treatment available for almost all cancers. Most of the blood cancers do very well with therapy. So consult a good oncology center। आप जाइए, अपनी डिजीज डायग्नोज करिए, get in touch with your doctors and get complete treatment. Thank you.